जो क्लास लगाएंगे जिन हार्डली 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, सारा पार्टनरशिप एक्ट इसी में हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए एक रैपिड फायर जैसे ना रिवीजन टाइप भी हो जाएगा साथ ही साथ। चलो बच्चे, सबसे पहले पार्टनरशिप की अगर डेफिनेशन की बात करें तो पार्टनरशिप होती क्या है, किसमें होती है? दो लोगों में होती है। दो लोग होने जरूरी थे। क्या क्या थी कंडीशंस? फर्स्ट क्या था? 2 पर्सन। सेकंड क्या था बच्चे? बिजनेस होना चाहिए। थर्ड क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। और ये जो 2 पर्सन वाला पॉइंट था, इसमें कौन सा साथ में पॉइंट था? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन वाला। याद है ये सबको? ये कहा था नहीं, ये रट्टा लगा के रखना है। अगर कोई क्वेश्चन आया मान लो पार्टनरशिप की डेफिनेशन पे, तो वो इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे आएगा। कहीं पे हो सकता है कि वो 2 पर्सन तो है पर उन्होंने आपस में मिलके बिजनेस नहीं करे। जैसे हमने रेंट की एग्जांपल ली थी कि एक बिल्डिंग का रेंट आता है और दो ओनर आपस में शेयर करते हैं। अब उनका बिजनेस तो नहीं है जगह रेंट पे देना, वो बस शेयरिंग कर रहे हैं जो उन्हें रेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट मीट नहीं होता, तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप के डेफिनेशन में 3 मेन पॉइंट्स ढूंढने हैं। ठीक है, पहला 2 पर्सन होने चाहिए, दूसरा बिजनेस होना चाहिए, तीसरा वो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए काम करते हो। ठीक है, और पार्टनर और फर्म में क्या डिफरेंस है? जब पार्टनर्स मिल जाते हैं तो वो बन जाते हैं फर्म, कि पार्टनर्स मिलके ये फर्म बना ले। तो पार्टनर अलग है, फर्म अलग है। फर्म का एक पर्टिकुलर नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो इसेंशियल का अगर थ्योरी क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये 5 पॉइंट लिखते हैं। अगर कहो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो वो 3 ही पॉइंट सोचने हैं। बिजनेस है, प्रॉफिट शेयरिंग है, 2 बंदे। ठीक है, पर जब थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो 5 पॉइंट लिखने हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है? दो और दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, जिसके बारे में हमने ये देखा था कि मैक्सिमम की कोई लिमिट है नहीं, पर फिर भी कंपनी एक्ट में बताया गया है कि मैक्सिमम लिमिट 50 है, 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम नॉर्मली ये वहां पे आंसर जब भी लिख के आएंगे तो लिख के आएंगे कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम लिमिट दे रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं दी हुई। और एक चीज देखी थी कि पार्टनर नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, बट अगर हम कहें सभी पार्टनरशिप फर्म ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना ली, वो अलाउड नहीं है। एक तो नेचुरल पर्सन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो 2 कंपनीज मिलके भी फर्म बना सकती है। इसके अलावा फिर अगला पॉइंट क्या है बच्चे? इट्स अबाउट कि कौन पार्टनर नहीं बन सकता, कौन उन 2 पर्सन की जो पॉइंट है, 2 पर्सन में कौन से पर्सन को हम काउंट करेंगे ही नहीं। पहले वो पर्सन जिसकी एज 18 से कम है, माइनर है, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, या डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, जैसे हमने चैप्टर 1 में डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी थी लोगों की। ठीक है, आगे बच्चे देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होना जरूरी है कि अगर वो आपस में बैठ के टर्म एंड कंडीशन कहीं पे भी डीड में लिखेंगे नहीं तो हम कहेंगे ये पार्टनरशिप नहीं। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट कंपलसरी है, चाहे वो आप एक्सप्रेसली करो चाहे इम्प्लाइडली करो, पर ज्यादातर बच्चे 90% केसेस में रिटर्न एग्रीमेंट ही होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको अपनी मर्जी से टर्म्स एंड कंडीशन को लिखवाना है। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था क्या क्या आना चाहिए, और वो एग्रीमेंट आपके चैप्टर 1 की डेफिनेशंस को, चैप्टर 1 की सारी कंडीशनों को पूरा करता हो। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 1 है ना, उसमें वो एग्रीमेंट पूरा फिट होता हो, कोई भी पॉइंट उसमें छूटता ना हो ऐसा जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तोड़ दे। अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तोड़ देगा तो समझ लो कि वो पार्टनरशिप का एक्ट में भी नहीं अलाउड हो। देन देयर मस्ट बी अ बिजनेस। बिजनेस का मतलब कि पार्टनरशिप का एक ही काम हो सकता है, वो है कि वो कोई ना कोई बिजनेस करते हैं। बिजनेस इन द सेंस ये नहीं कि सेल परचेज ही सिर्फ अलाउड है, प्रोफेशनल भी पार्टनरशिप बना सकते हैं। तो आप बिजनेस रिगार्डिंग द गुड्स भी कर सकते हो, बिजनेस रिगार्डिंग द प्रोफेशन भी कर सकते हो, पर उसमें कुछ चीजें स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की थी। अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि क्लब नहीं आएगा, एक कोऑर्डिनेटेड पार्टनरशिप जिसमें सिर्फ हम आपस में बैठ के बातें करते हैं, कोई गेम खेलने जाते हैं, वो नहीं आएगा। हाँ, हम को ओनर एक बिल्डिंग के, तब भी हम नहीं कहेंगे हम बिजनेस करें। अगर हम होटल चला रहे और हम 2 ओनर है, वो अलाउड है, क्योंकि हमारा काम ही है होटल के कमरों को किराए पे देना। तो पार्टनर जो काम करते हैं वो मैटर करता है कि वो बिजनेस है या नहीं, और वो बिजनेस भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। हो सकता है कि आप एक ही तरह का काम करते हो, वो भी अलाउड है। हो सकता है आपकी फर्म 5 तरह का काम करती हो, वो भी अलाउड है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही काम कर रहा है। ठीक है, पर हमने ये पढ़ा था कि जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है उसमें एक ही प्रोजेक्ट होता है।
ये एक ही मकसद होता है जिसके लिए वो बनाई जाती है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट या मकसद पूरा हो जाए तो हम उसे बंद कर देते हैं, ठीक है? पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक से ज्यादा केस या एक से ज्यादा काम नहीं हो सकते, काम एक से ज्यादा भी अलाउड है। आगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट तो वो आपस में जरूर बांटते हो। अगर प्रॉफिट के नाम ले रही हूँ तो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी अपने आप पिक्चर में आ जाता है, सो लॉस भी आपस में शेयर करना जरूरी है। तो एग्रीमेंट जो लिखेंगे हम, अभी हमने जो सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि एग्रीमेंट बनाना है, एग्रीमेंट में हम स्पेसिफिकली बताएंगे कि जितने भी पार्टनर है, मान लो 3 पार्टनर है, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो, ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है? कुछ चीजें हैं जो कंपलसरी है डीड में लिखनी, आगे पॉइंट्स है वहां पढ़ लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हम लिख सकते कि हम लॉसेस शेयर नहीं करेंगे, आप ये नेगेटिव पॉइंट नहीं लिख सकते, आपको प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा, आपको लॉस भी शेयर करना पड़ेगा, जो भी एंड रिजल्ट आता है। उसके बाद में बच्चे हमने पर्सन के बारे में बात की थी कि अगर प्रॉफिट हम शेयर करते हैं तो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हम अपने ही पार्टनर को दें, हो सकता है हम प्रॉफिट में से किसी और को भी शेयरिंग दे रहे हैं, दिस इज अलॉट। मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग ले रहा है वो जरूरी नहीं है पार्टनर हो, ठीक है? पर पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग देनी कंपलसरी। मतलब दो बातें, प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से पार्टनर्स को प्रॉफिट परसेंटेज देनी ही देनी है, दिस इज कंपलसरी। उनके अलावा भी किसी को दी जा सकती है, वो कौन से पर्सन हो सकते हैं? जैसे हमारा ही कोई पुराना पार्टनर है जो अब रिटायर हो गया, अब काम पे नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि रिटायरमेंट ले लिया उसने, फिर भी उसने बहुत मेहनत की है, तो वो चाहता है कि अभी भी प्रॉफिट में से शेयरिंग उसे मिलती रहे, तो ये चीज अलॉट है। ऐसे ही हमने पढ़ा था लोन वाला पॉइंट कि अगर किसी ने हमें लोन दिया है, ही बिलीव इन आवर बिजनेस, तो उसने हमसे कोई और सिक्योरिटी, कोई और चीज गिरवी नहीं लिखवाई, उसने कहा सिर्फ मुझे अपने प्रॉफिट में से परसेंटेज दे दो, किस्तें वापस करने की जरूरत नहीं है, किस्तों में मत वापस करो, प्रॉफिट में से शेयरिंग देते रहो मैं, तो वो भी अलाउड है। आगे अगर आपका कोई एम्प्लॉई है, कई बार वो एम्प्लॉई अच्छा होता है, बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, हमारा अच्छा एजेंट है, तो हम चाहते हैं कि हम उससे भी प्रॉफिट शेयर करें। या कई बार जब कोई बंदा इंटरव्यू देने आता है तो वो शर्त रख देते हैं कि जब तक मेरे साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करोगे तब तक मैं आपके यहाँ काम पे नहीं आऊंगा, तो वो भी अलाउड है, आप चाहो तो आप किसी को भी प्रॉफिट शेयरिंग दे सकते हो। इसके अलावा आपका जो डिसीज्ड पार्टनर है, जो डिसीज्ड पार्टनर होता है, डिसीज्ड पार्टनर का मतलब कि वो बंदा पहले जब हमारा पार्टनर था उसी दौरान उसकी डेथ हो गई, ठीक है? तो वो डिसीज्ड पार्टनर बन गया, हमारी पार्टनरशिप फर्म में वो एक्टिव पार्टनर था, उसी दौरान उसकी डेथ हो गई, तो कई बार वो पहले से ही हमें कह देता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को या मेरी विडो को आप शेयरिंग दे देना प्रॉफिट में से। कई बार वो होता है एज एनुअल शेयरिंग दी जाती है, मंथली भी अलाउड है, यहाँ पे अगर एन्युटी लिखा है डजंट मीन कि मंथली अलाउड नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग इनको भी मिल सकती है। फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा था गुडविल का, गुडविल का मतलब जैसे हमने देखा था, हमने एक सीए की एग्जांपल की थी, एक ना सीए इतनी मेहनत करके अपनी फर्म बनाता है, ठीक है, और उसे किसी से अच्छा ऑफर मिला, जैसे आजकल लोगों के साथ होता है, वो अपना स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टिंग में वो मेहनत करते हैं, जब वो बिजनेस चलने लगता है ना तो कुछ लोग आ जाते हैं, कहते हैं अपना बिजनेस हमें बेच दो, हम आपका बिजनेस खरीद लेंगे। क्यों खरीदना चाहते हैं वो हमारा बिजनेस? क्योंकि उन्हें हमारा बिजनेस उस लायक लग रहा है, तो हमारे बिजनेस की कोई गुडविल है जो हम उन्हें बेच रहे हैं। तो कई बार अपने बिजनेस की गुडविल देते वक्त हमारा भी मन दुखता है कि हमने मेहनत की और ये लेके जा रहा है, तो हम उसे कह देते हैं सर देखो बिजनेस दे दिया पर प्रॉफिट में से शेयरिंग देते रहो, मेरी मेहनत है। तो जो बंदा अपना बिजनेस अपनी गुडविल बेचता है, तभी नाम क्या है, सेलर ऑफ गुडविल, वो अगले पर्सन को कहता है, बायर को कहता है कि अपनी प्रॉफिट में से मुझे शेयरिंग देते रहना, ठीक है? तो बायर के पर्पज से कहा जा रहा है कि बायर की बुक्स में सेलर ऑफ द गुडविल को प्रॉफिट शेयरिंग देना अलाउड है, ठीक है? आगे माइनर की बात करें तो माइनर तो है ही स्पेशल पार्टनर, माइनर लॉसेस नहीं लेके जाएगा, माइनर लायबिलिटी नहीं लेके जाएगा, सिर्फ क्या लेगा, प्रॉफिट, तो इसलिए यहाँ पे अलग से पॉइंट लिखा। फिर फिफ्थ पॉइंट था बच्चे एजेंसी रिलेशन। एजेंसी रिलेशन का बस एक छोटा सा ऐसे हिंट सा याद रखना है कि हर पार्टनर एक दूसरे की बैक बना रहेगा, कोई बंदा गलती करता है सब साथ में भुगतेंगे, कोई बंदा कोई काम करता है अज्यूम किया जाएगा कि सबके बिहाफ पे किया गया, कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि किसने किया है, आई एम नॉट द गिल्टी पर्सन, उसे भुगतना ही पड़ेगा क्योंकि वो लोग क्या है आपस में पार्टनर्स।
ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंट रिलेशन। ये माना जाता है कि जो भी काम किया जा रहा है वो एक दूसरे के बिहाफ पे किया जा रहा है, और एवरीवन हैज द नॉलेज, चाहे हो चाहे ना हो, पर लॉ में यही अज्यूम किया जाता है। ठीक है, आगे बच्चे कुछ डिस्टिंग्विश के पॉइंट पढ़े थे कि पार्टनरशिप और बाकी चीजों में क्या डिफरेंस है, कि कैसे पार्टनरशिप अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन से अलग होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, 1 थ्योरी क्वेश्चन आएगा। एक थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है डिसोल्यूशन वाले चैप्टर से आए, या फिर कई बार मतलब 5 में से 1 अटेम्प्ट में ये जो अभी हमने 5 पॉइंट पढ़े ना एसेंशियल वाले, ये आ सकते हैं। अदरवाइज इसके हाई चांसेस। मैं ये नहीं कह रही कि एचयूएफ वाली जितने डिफरेंस दिए हैं उनमें से कोई भी आ सकता है, इनके हाई चांसेस आने के। ठीक है, तो स्टार मार्क कर लेना, ये आने ही आने हैं। आगे बच्चे पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट एचयूएफ। एचयूएफ का याद है ना, एचयूएफ क्या होता है? फैमिली मेंबर्स मिलके अपने कर्ता के अंडर काम करते हैं। एक फैमिली बिजनेस तरह मान लो कि फैमिली ने एक एचयूएफ बनाया। जैसे कई बार होता है एक मंदिर चलता है फैमिली का, जैसे होता है ना कईयों के जठेरों वाला मंदिर होता है, जितनी फैमिलीज होती है वो मिलके एचयूएफ बना लेते हैं कि इस मंदिर की देखभाल इससे ये एचयूएफ करेगा। ठीक है, तो एचयूएफ का एक हेड होता है जिसे कहा जाता है कर्ता। ठीक है, तो कर्ता में ऐसे लगता है कि एचयूएफ में कर्ता है और कर्ता के साथ उसके फैमिली मेंबर कर्ता के पार्टनर है, पर फिर भी देखने में ऐसे लगते हैं पर वो पार्टनर है नहीं। अगर हम डिफरेंस के तौर पे देखें तो यहाँ पे ये सिर्फ एक तरह का स्टेटस है। ये कहा जा सकता है कि ये हमारी फैमिली का है, ये जो मंदिर है ये हमारी फैमिली का, ये जो ट्रस्ट है ये हमारी फैमिली का, ये जो बिल्डिंग है ये हमारी फैमिली की है। वहां पे ये बोलोगे आप, आपके लिए स्टेटस है एक तरह का कि मैं भी इस फैमिली का एक पार्ट हूँ, मैं भी इस एचयूएफ का एक पार्ट हूँ। पर पार्टनरशिप में आप किसी को ऐसे ही नहीं बोल सकते कि मैं आपकी पार्टनरशिप का पार्ट हूँ, जब तक कोई आपको एग्रीमेंट में ऐड नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम कहीं एक्ट कौन सा अप्लाई होता है, यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है और यहाँ पे हिंदू लॉ अप्लाई होते हैं, हिंदू एक्ट है जिसके सारे पॉइंट्स अप्लाई होते हैं। आगे बच्चे मैक्सिमम पार्टनर वाले या 50 वाला पॉइंट किस में दिया गया है? कंपनीज एक्ट। ठीक है, और ऐसी कोई लिमिट नहीं है एचयूएफ में, जितने भी फैमिली मेंबर होंगे, 1000 होंगे, 1200 होंगे, इतने होते तो नहीं है, जितने भी होंगे सब उसमें ऐड हो सकते हैं। आगे बच्चे पर्सन कैन बी एडमिटेड बाय द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। किसी से पूछ के ही कोई एंटर होगा। जैसे हमने एडमिशन के पॉइंट पढ़े थे कि जब किसी को एडमिट करना है तो सब लोग यूनैनिमस ओपिनियन देंगे कि इसे हम एडमिशन दें, एज अ पार्टनर ऐड करें या ना करें। पर किसी ने अगर बाय बर्थ पैदा होना है तो वो किसी से पूछ के थोड़ी होगा कि आप एडमिशन दो, कि हम पैदा हो या ना हो। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि मेयरली बाय बर्थ ही आप उसके मेंबर बन जाते हो एचयूएफ में। तो जब भी आंसर लिखना है ना, ये वर्ड यूज करना है, दिस इज की वर्ड। ठीक है, यहाँ पे गलती से भी पार्टनर मत लिख देना, पार्टनर लिख दिया ना वहीं पे कांटा लग जाए, क्योंकि वहां पे जो वो पार्ट काम साथ में लोग होते हैं उनका नाम मेंबर बोला जाता है, उनको पार्टनरशिप में उन्हें पार्टनर बोला जाता है उन लोगों को। आगे हम माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं, पर किस लिए बनाते हैं? सिर्फ बेनिफिट के लिए, जिसके लिए हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि वो एक तरह का बेनिफिशियल पार्टनर है, सिर्फ बेनिफिट लेने आया। पर यहाँ पे जो मेल पार्टनर है वो तो जैसे उसका बर्थ हुआ है ना वैसे ही वो आपके यहाँ पे पार्ट मेंबर बन जाता है। ठीक है, अगेन बच्चे मेंबर वर्ड यूज होना है, ध्यान रखना इस चीज का। आगे ईच पार्टनर इज इम्प्लाइड अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म फॉर द एक्शन डन बाय हिम इन डेली कोर्स ऑफ बिजनेस। वही बात म्यूचुअल एजेंसी वाला रिलेशन, एक बंदा कुछ गलत करेगा सभी भुगतेंगे, एक बंदा कुछ अच्छा करेगा सबके लिए अच्छा हुआ। ठीक है, तो हर डेली का काम जो भी हो रहा है वो ये माना जाएगा कि हर बंदा उससे क्या हो रहा है? बाइंड हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा जिम्मेदारी उठाता है, वो कौन है? कर्ता। ठीक है, कर्ता की ही जिम्मेदारी। अगर हम लाइबिलिटी की बात करें कि कोई लोन पे करने वाला है तो उसमें लाइबिलिटी कैसे देखी जाएगी? जो पार्टनर्स होते हैं उनकी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब पर्सनल एसेट्स तक बिक जाएंगे जब पार्टनरशिप की लाइबिलिटी डिसोल्यूशन का टाइम आएगा। पर कर्ता की यहाँ पे सिर्फ कर्ता को ही अथॉरिटी दी गई है, कर्ता को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, मतलब बाकी फैमिली मेंबर सिर्फ उसकी छत्र छाया के नीचे रहते हैं, जो करता 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 है। ठीक है, तो कर्ता को ही सारी लाइबिलिटीज को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बच्चे ईच पार्टनर हैज अ राइट टू आस्क द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से चेकिंग का राइट होता है।
वो चाहे तो आके इंस्पेक्शन कर सकता है, अगर उसका मन हो कि मैंने इंस्पेक्शन करनी है, चेक करके आना है कि बुक सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे, तो वो कर सकता है। पर अगर हम बाकियों की बात करें, जैसे ये कॉर्पोरेशनल वर्ड यूज किया है, आप इसको नहीं याद रहता तो आप इसकी जगह लिख दो मेंबर। यहाँ पे मेंबर को कोई राइट नहीं है, कर्ता के हाथ में ही दस्तावेज रहेंगे, कर्ता के हाथ में ही डॉक्यूमेंट रहेंगे, वो किसी और को देखने नहीं देगा, ना किसी और का हक बनता है डॉक्यूमेंट्स देखने का। ठीक है, आगे बच्चे, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर एक पार्टनर इवन कितने सारे पॉइंट है, आज लिस्ट बना दूंगी, ये हो गया पार्टनरशिप डिसॉल्व, ये हो गया पार्टनरशिप डिसॉल्व, ये हो गया पार्टनरशिप डिसॉल्व, की बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट है पार्टनरशिप डिसॉल्व करने के। पर जैसे होता है ना कि घर पे किसी बड़े की डेथ हो गई तो उसके बाद जो अगला बड़ा है वो हेड बन जाएगा, उसके बाद जो अगला बड़ा है वो हेड बन जाएगा, मतलब ये चेन चलती रहती। यहाँ पे फैमिली थोड़ी खत्म हो जाएगी एक बंदे की डेथ से, तो एचयूएफ कंटिन्यू रहता है, पर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है किसी के जाने के बाद। ठीक है, आगे बच्चे, को ओनरशिप, अगेन इसमें आपने याद रखनी है वही वाली एग्जांपल कि एक बिल्डिंग के 2 ओनर है और उनको रेंट आता है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स मीट होते हैं, कौन से पॉइंट्स मीट होते हैं हमारे एसेंशियल के, पहला 2% वाला, ठीक है वो तो मीट हो गया। दूसरा शेयरिंग वाला, हाँ मैम वो भी मीट हो गया, वो रेंट शेयर करते हैं आपस में। पर तीसरा पॉइंट मीट नहीं हुआ, वो कौन सा है, बिजनेस वाला, इसीलिए ये अलग है और पार्टनरशिप अलग है। कौन सा पॉइंट मिस है, सिर्फ बिजनेस वाला, कि बिजनेस मिस है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन भी आ गया ना आपके रीजन में, जो आपने वहां पे करेक्ट इनकरेक्ट का आंसर देना, वहां पे यही रीजन लिख के आना है कि वो कोई बिजनेस नहीं कर, ठीक है, इसलिए वो पार्टनरशिप नहीं है। तो यहाँ पे भी अब देखो ये कॉमन पॉइंट है। अब इस कॉमन पॉइंट को भी हम एज अ डिफरेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, हालांकि यहाँ अच्छे से नहीं लिखा, मैं बता देती हूँ कैसे लिख सकते हो। पार्टनरशिप में आपको ये बोलना है, पार्टनरशिप बनती ही एग्रीमेंट से। ठीक है, ओनरशिप कई बार आप नहीं भी चाहते हो उसको ओनर बनना, कई बार होता है ना, 2 भाई होते हैं, पापा की डेथ के बाद दोनों भाइयों को प्रॉपर्टी मिल गई, वो नहीं चाहते एक दूसरे के साथ रहना, वो ना उनके ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि उनके ऊपर पड़ गया वो चीज, उनको लेनी पड़ गई, उनके पापा ने उनके लिए छोड़ दिया, तब वो क्या करेंगे, तो वो इट्स अ काइंड ऑफ कि वो विलफुली नहीं बनते। एग्रीमेंट तो होता है पर कई बार जस्ट अंडर लॉ होता है, विलफुल नहीं होता। पर यहाँ पे एग्रीमेंट क्या होता है, एक तरह का विलफुल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट है उसमें डिफरेंस विलफुल का है, कि या पार्टनरशिप लोग विलफुली एग्रीमेंट करते हैं, कोओनरशिप में विलफुल एग्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, आगे बच्चे, इट इज फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस, कि आप अगर पार्टनरशिप करते हो तो उसमें यही मेन पॉइंट है। अगर किसी भी बच्चे ने डिफरेंस में, इन दोनों के डिफरेंस में बिजनेस का पॉइंट नहीं लिखा ना, तो अगर मैं चेक करूंगी मैं नंबर बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि यही पॉइंट है उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस का। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, को ओनरशिप में कुछ नहीं, शेयरिंग ले रहे हैं बस, क्योंकि हम ओनर है एक ही जगह के। ठीक है, तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर बार, मतलब हो सकता है प्रॉफिट भी, हो सकता है लॉस भी, पर यहाँ पे तो हमेशा ये 2 चीजें होंगी होंगी। यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो ये भी तो हो सकता है ना, प्रॉपर्टी एम्प्टी पड़ी है, एम्प्टी प्रॉपर्टी का काय का लॉस, कोई लॉस नहीं हो रहा, बस खाली पड़ी है, हम अपनी मर्जी से किराए पे नहीं चढ़ा रहे। ठीक है, लॉस तब होगा जब कोई रह रहा है और हमारा किराया नहीं दे रहा, हमारा रेंट नहीं दे रहा, हम कह रहे हैं हमारे किराए का लॉस हो रहा है। यहाँ किराया दे रहा है तो हम कहेंगे प्रॉफिट हो रहा है। पर अगर खाली पड़ी है तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसलिए बोला है कि मे और मे नॉट। ठीक है, आगे, पार्टनर्स हैव अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन, कि पार्टनर वही बात एक दूसरे की बैक रखते हैं। अगर कोई केस हो गया, एक पार्टनर नहीं, सारे साथ में जाएंगे, सबको भुगतना पड़ेगा। पर यहाँ पे उनका आपस में कोई म्यूचुअल रिलेशन नहीं है, एक बाई पे केस हुआ तो दूसरा नहीं, दूसरे पे भी हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है ये चीज। आगे, मैक्सिमम पार्टनर कैन बी 50, अगेन वही कंपनी एक्ट की लिमिट, पर यहाँ पे ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। आगे, अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर इज शेयर टू अ स्ट्रेंजर विदाउट द कंसेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, वही बात कि बाकी लोगों से पूछ के वो अपने शेयर किसी को बेच सकता है, पर यहाँ पे आप अपना, जैसे कई बार होता है ना, एक प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट साइड एक बाई के पास है, राइट साइड एक बाई के पास है, तो बीच में है ना एक डिवीजन का क्रिटेरिया, तो वो राइट साइड जिसकी है उसकी मर्जी, वो जब चाहे बेच दे, दूसरे से पूछने की क्या जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो अब पार्टनर हैज नो राइट टू क्लेम पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब पार्टनर अगर आज उठ के सोचे और कहे ये प्रॉपर्टी बेच दो, ऐसे कैसे बेच दे, डिसोल्यूशन के टाइम पे ही बिकेगी, सब लोग हाँ बोलेंगे तो बिकेगी।
हम ऐसे बेच नहीं सकते, पर को-ओनर का क्या है? कोई भी कह सकता है इसका बँटवारा कर दो। जैसे मान लो कि एक पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, तो वो कहेगा इधर वाला हिस्सा मुझे दे दो, मेरा हक बनता है। तो यहाँ पे वो ये क्वेश्चन रेज़ कर सकता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज़ नहीं होगा, ठीक है? दोनों पॉइंट देख लो बच्चे, दोनों पॉइंट एक बार अपनी बुक से रीड कर लो, समझ में आ गए हैं? किसी को डाउट तो नहीं है? एक बार ओके लिख दो चैट पे, अगर सबका हो गया है तो। ठीक है, देखो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जस्ट एक फ्रेशन अप कर रहे हैं, ठीक है? ओके, आगे अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है? क्योंकि अब अलग तरह की फर्म्स आने वाली हैं, अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आने वाली हैं। कंपनी के लिए हमने अगला एक्ट पढ़ेंगे वो यही है, कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में क्या होता है कि कंपनी एक तरह से अलग ही, मतलब क्या कह सकते हैं हम उसे, अलग ही इंसान मानी जाती है। वो अलग है, उसका नाम अलग है, उसकी एग्जिस्टेंस अलग है, उसका अपना एड्रेस है, उस पे केस भी किया जा सकता है, वो अलग, उसकी एक अपनी, मैं अगर मैं बोलूं तो आइडेंटिटी है, पहचान। पार्टनरशिप फर्म की पहचान ही उसके पार्टनर है, जहां पार्टनर्स वहां पार्टनरशिप फर्म, जहां पार्टनरशिप फर्म वहां पार्टनर। पर कंपनी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, वो किसी के आने जाने से बंद नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म किसी के आने जाने से बंद हो जाती है, कैसे? एक पार्टनर एडमिशन हुआ, पुरानी पार्टनरशिप फर्म खत्म, नई शुरू। एक पार्टनर रिटायर हुआ, पुरानी खत्म, नई शुरू। पर कंपनी, कोई भी शेयर होल्डर आए, कोई भी शेयर होल्डर जाए, ठीक है, कोई भी डायरेक्टर आए, कोई भी डायरेक्टर जाए, वो चलती रहेगी। इसलिए उसे कहते हैं कि उसकी एक लीगल एग्जिस्टेंस है, ठीक है? पर पार्टनरशिप की नहीं है, क्योंकि वो और पार्टनर एक ही बात है। ऐसे ही लायबिलिटी ऑफ पार्टनर की अगर बात करें, वो अनलिमिटेड है, उस पर कोई लिमिट नहीं। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड, ठीक है? पर वहीं अगर बात करें मेंबर्स की, मेंबर्स की लायबिलिटी बस उतनी होती है जितने उनके शेयर्स, इवन शेयर पे भी बच्चे जितनी पेड अप वैल्यू पेंडिंग होती है ना, सिर्फ उतनी लायबिलिटी होती है। जैसे मान लो 10 रुपए के शेयर है, 8 रुपए ऑलरेडी पेड, जैसे होता है ना, कॉल्ड अप करवा लिया, 8 रुपए मंगवा लिया, 8 रुपए दे चुका है वो बंदा, तो वो रहते हैं बस उसके देने वाले। तो सिर्फ 2 रुपए मांगे, जब जरूरत पड़ेगी उससे सिर्फ 2 रुपए मांग सकते, उससे ज्यादा उससे कुछ नहीं ले सकते, ठीक है? आगे, डज नॉट एंजॉय अ लॉन्ग लीज ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ड्यू टू डिफरेंट रीजन। कहते हैं कि इतने सारे पॉइंट्स हैं, ट्रिगर पॉइंट है उसको डिसॉल्व करने के, कि वो कभी भी, उसके ऊपर तलवार लटकी है, कभी भी खत्म हो सकती है पार्टनरशिप। पर अगर कंपनी की बात करें, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, कोई केस होगा, कुछ चल रहा है, दिवालिया हो रहा है, तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग परपेचुअली रहेगी। उसे सिर्फ एक ही इंसान बंद कर सकता है, वो है एमसीए का ऑफिशियल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ही उसे बंद कर सकती है, और कोई नहीं बंद कर सकता, ठीक है? आगे बच्चे, मैक्सिमम पार्टनर, अगेन वही वाली लिमिट, और ये तो चलो हमने अगले चैप्टर में भी याद करनी है। अगर एक प्राइवेट कंपनी होती है, कितने मिनिमम मेंबर चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने चाहिए? 200। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 7। ज्यादा क्यों चाहिए होते? क्योंकि पब्लिक कंपनी में लोगों के पैसे लगे होते हैं, बहुत सारे लोगों के, ठीक है? तो इसलिए उसमें जिम्मेदारी ज्यादा है, तो कहते हैं मिनिमम 7 मेंबर तो रखो ही रखो। मैक्सिमम पे उस पे कोई लिमिट नहीं, ठीक है? अगर 1 पर्सन कंपनी की बात करें, कई बार एक अकेला इंसान भी सोचता है मैं भी कंपनी बनाऊंगा, पर वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करना चाहता, तो एक नई तरह की कंपनी बन सकती है, लेटेस्ट लॉन्च हुई है, ठीक है? तो इसे कहते हैं 1 पर्सन कंपनी, उसमें एक ही बंदा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है? तो नंबर ऑफ पर्सन का भी हमने एक डिफरेंस पॉइंट बना दिया। आगे अगर हम बात करें शेयर ट्रांसफर की, कि क्या कोई शेयर भी ट्रांसफर कर सकता है? अगर पार्टनरशिप की बात करें, अगेन वही जो पीछे पॉइंट पड़ा, कि पार्टनर किसी से पूछे बिना अपना शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, पर कंपनी में ये चीज उलट है। कंपनी में शेयर होल्डर मालिक है अपने शेयर का, उसकी मर्जी, जब दिल चाहेगा किसी को भी बेचेगा, ठीक है? तो कंपनी में इनका शेयर ट्रांसफर करना बहुत ईजी है। तो एक पॉइंट हो गया शेयर ट्रांसफर का। आगे बच्चे, अगर म्यूचुअल एजेंसी की बात करें, एक पार्टनर गलती करेगा, दूसरा पार्टनर साथ में फंसेगा। पर यहाँ पे एक शेयर होल्डर गलती करेगा, जरूरी नहीं है दूसरा शेयर होल्डर साथ में फंसेगा, बिल्कुल नहीं। मेंबर की गलती उसकी पर्सनल गलती, दूसरों पे नहीं आएगी। तो पार्टनरशिप में तो म्यूचुअल एजेंसी का पंगा है ही है।
आगे बच्चे प्रॉफिट की बात करें, यहाँ तो कंपलसरी देना ही पड़ता है प्रॉफिट शेयरिंग। जितना प्रॉफिट एंड में निकल के आया, जितना लॉस एंड में निकल के आया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। पर जो कंपनीज होती है उसमें बनाए जाते हैं रिजर्व्स। जरूरी नहीं है शेयर होल्डर को प्रॉफिट देना है। कैसे दिया जाता है शेयर होल्डर को प्रॉफिट? एज अ डिविडेंड। ठीक है, तो नहीं दे रहे हम, हमारी मर्जी, कंपनी की मर्जी। कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड करेगी जी देना है या नहीं देना। कंपलसरी तो बिल्कुल नहीं है। आगे अगर ओनरशिप की बात करें तो एक पार्टनरशिप फर्म चलाता, बनाता, ओन कौन करता है? पार्टनर। अगर दूसरी तरफ बात करें, यहाँ पिक्चर अलग है। ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। चलाता कौन है? रनर कौन होते हैं? मैनेजमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पिक्चर अलग है। ठीक है, आगे अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें बच्चे, जब भी कोई प्रॉपर्टी एक फर्म के नाम पे खरीदी जाती है, मान लो एक जमीन खरीद ली, लैंड खरीदी है फर्म के नाम पे, तो जब वो लैंड बिकेगी ना, उसमें सब पार्टनर्स का शेयर माना जाएगा। पर कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी की लैंड बिकेगी ना, तो वो मेंबर्स की लैंड नहीं है, वो कंपनी की लैंड है। उसके पैसे कंपनी के ही बैंक अकाउंट में आएंगे, उसके पैसे कंपनी के पास ही रहेंगे, वो किसी मेंबर के नहीं हो जाते। पर यहाँ पैसे सब पार्टनर्स के होंगे। आगे बच्चे जो क्रेडिटर होते हैं, मान लो एक पर्सन ने हमें परचेज हमने उससे की, हमने उसके 1 लाख रुपए दे, उसको गुस्सा आया, 6 महीने हो गए, किसी ने उसके पैसे वापस नहीं किए। ठीक है, तो वो आएगा, उसने मिस्टर ए पे उससे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, 3 पार्टनर है मान लो हमारे, तो उसे मिस्टर ए पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है जी, ये नहीं मेरे पैसे वापस कर रहा है, यही बाकियों को नहीं देने दे रहा होगा, बाकी तो बड़े अच्छे से हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर उसको ये लगता है तो वो चाहे तो केस कर सकता है। अब उसने केस में नोटिस में नाम लिख दिया मिस्टर ए का, बाकी पार्टनर्स खुश हो रहे हैं, हमारा तो नाम लिखा नहीं। अब दिक्कत क्या है? पिक्चर में आ जाता है ये म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट। म्यूचुअल एजेंसी के कारण वो जो खुश हो रहे हैं ना, वो भी साथ में फंसेंगे। मतलब 1 लाख का केस सिर्फ मिस्टर ए पे नहीं हुआ है, सब पे हुआ है। सब पार्टनर्स को वो क्रेडिटर की लाइबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। पर ये वाली पिक्चर इधर नहीं है। इधर कंपनी की लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी मेंबर्स तक मत आओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक मत आओ, कंपनी पे करेगी। कंपनी के अकाउंट में पैसे है तो मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अगर पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में पैसे नहीं है तो पार्टनर्स लेके आएंगे घर से, अपने पर्सनल एसेट्स बेच के लेके आएंगे और फर्म के पैसे पे करेंगे। वही अगर हम बात करें ऑडिट करवाना है या नहीं, यहाँ पे आगे सीए का रोल। एज अ सीए हम क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं ना। तो ऑडिट करना कंपलसरी है या नहीं? पार्टनरशिप फर्म का तभी ऑडिट बनता है जब ट्रिगर पॉइंट आएगा। ट्रिगर पॉइंट इन द सेंस टैक्स ऑडिट हो सकता है, कॉस्ट ऑडिट हो जाए, ठीक है, कोई और जीएसटी ऑडिट हो जाए। वो तब होगा जब वो टैक्स ऑडिट में लिमिट से ऊपर चले गए, कॉस्ट ऑडिट में लिमिट से ऊपर चले गए, जीएसटी वाला डिपार्टमेंट चाहता है इनका ऑडिट करवा लो, तभी आएगा। अदरवाइज ये नहीं हर साल ही करवाना है। ठीक है, पर यहाँ आप सेल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, खाली बैठी है आपकी फर्म, कोई काम नहीं चल रहा आपकी कंपनी में, तब भी कौन सा ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट, उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर होता है, कंपलसरी है, हर कंपनी को कराना पड़ता है, छोटी से छोटी को, बड़ी से बड़ी को। तो यहाँ पे ऑडिट कंपलसरी है। डन बच्चे, कंपनी वाला पॉइंट हो गया। डन। पोस्ट ऑडिट में बच्चे वो चेक करते हैं, एक्चुअली पता क्या होता है, कंपनीज को रखनी होती है अपनी एमआरपी। एमआरपी का सिस्टम देख सुना है? तो इसलिए उनका ऑडिट किया जाता है कि वो जो कॉस्ट का एस्टिमेट लगा रहे हैं ना, उसके ऊपर इतनी परसेंटेज रखेंगे, वो अच्छे से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। फैक्ट्री का एक तरह से पूरा ऑडिट होता है कि कॉस्टिंग कैसे हो रही है। वो आप इंटर में जाके जब वो सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, ज्यादा क्लैरिटी आएगी उस चीज की कि क्या होता है। आगे बच्चे पार्टनरशिप एंड क्लब। अब क्लब तो सबको पता है, सबका मन भी करता है मैम फाउंडेशन का पेपर छोड़ के थोड़ी देर घूम आए, पर जा तो सकते नहीं, ठीक है, पेपर देना है। अब वही बात है, क्लब में क्या करने जाते हैं? एंजॉय करने जाते हैं। ठीक है, क्लब हो सकता है कि जैसे आपने ये सारे जितने भी ये लॉ के स्टूडेंट, इन सब ने ना ये कहा कि हम हफ्ता भर थक जाते हैं, संडे को मिलके मतलब कुछ ना कुछ गेम्स खेलेंगे। तो आप तो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो ना वहां पे, जरूरी नहीं आपने प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाने के लिए भी लोग क्लब बनाते हैं, जैसे लोती क्लब है लुधियाना में, तो वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। कोई लोग प्रॉफिट के लिए बनाते, कोई नहीं बनाते, तो कहते हैं जरूरी नहीं है कि क्लब प्रॉफिट के लिए बने। पर पार्टनरशिप तो बनती है ना भाई बिजनेस के लिए, बिजनेस नहीं होगा पार्टनरशिप नहीं होगी। ठीक है,
वही अगर मेंबर्स की बात करें, क्लब में कौन कहता है कि मेंबर्स की लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड होती है। पर पार्टनरशिप में मेंबर्स की लिमिट होती है। अगर बात करें क्लब, क्या क्लब को कोई बंद कर सकता है? जब तक क्लब का ओनर नहीं चाहेगा तब तक बंद नहीं होगा। वही अगर पार्टनरशिप की बात करें, एक ट्रिगर पॉइंट आया, खत्म। ठीक है। वही म्यूचुअल एजेंसी की बात करें, एक पार्टनर की गलती सब भुगतेंगे। पर जहां पे आप खेलने जा रहे हो, एक दोस्त की गलती आप थोड़ी भुगतोगे, तो वहां पे कोई म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन नहीं हो। अब बच्चे ये आगे वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगी इसमें से, ताकि जो भी आपको लास्ट मोमेंट पे याद रखना हो बस वही सुनो। क्लासेस और टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं? सबसे पहले बात करें एक्टिव पार्टनर की। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर डेली जाता है, डेली का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में वो पूरी तरह एक्टिवली इंगेज होता है। ये दो वर्ड जरूर लिखने कि वो डेली के कामों में, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इंगेज लिखना, इंगेज लिख लो, पार्टिसिपेट लिखना, पार्टिसिपेट लिख लो। ठीक है, कि अगर वो जाएगा भी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पब्लिक नोटिस दे के जाएगा। अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो उसकी लाइबिलिटी की डेट खत्म नहीं होगी, उसकी लाइबिलिटी चलती जाएगी, चलती जाएगी। जैसे वो रिटायर हो गया 1 अक्टूबर को, नोटिस देना भूल गया, नोटिस नहीं दिया, नोटिस दिया जाके उसने अगले साल अप्रैल में, तब तक की सारी लाइबिलिटी उसके सर आएगी, क्योंकि उसने नोटिस नहीं दिया। और उसे कौन सा पार्टनर माना जाता है? होल्डिंग आउट वाला पार्टनर। ठीक है, होल्डिंग आउट वाला अभी आगे पढ़ेंगे। ही इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, उसको तब तक भुगतना पड़ेगा जब तक उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। आगे बच्चे, स्लीपिंग पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है? जो एक्टिव पार्ट नहीं लेता, डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट। ठीक है, और ऐसा पार्टनर सिर्फ एक एग्रीमेंट के तहत पैसे इन्वेस्ट करने आता है, ये ध्यान रखना। वो इन्वेस्ट करता है, शेयरिंग भी लेता है, बस आके काम नहीं करता। तो जो इंसान हमारे यहाँ काम करता ही नहीं है, अगर वो चला भी गया तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि मैम वो लाइबिलिटी लेता है, हाँ वो भी लाइबल है, कोई भी केस होगा उस पर भी केस होगा। आगे नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का हमने क्या नाम याद किया था? नाम का पार्टनर। पार्टनर है नहीं है, बस उसके नाम को यूज करने के लिए उसका पार्टनर, उसको पार्टनर बनाया। जैसे हमने शाहरुख खान एग्जांपल की थी कि किसी होटल वालों ने शाहरुख खान के साथ पार्टनरशिप शो की है, ताकि लोग वहां पे आए, लोग ये सोचे देखो शाहरुख खान पार्टनर है इस होटल पे, तो सिर्फ उसका नाम यूज करना चाहते हैं। तो उसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है हमारे बिजनेस में। तभी इसकी डेफिनेशन क्या है? जो सिर्फ अपना नाम यूज करने देता है और उसका बिजनेस में कोई भी रियल इंटरेस्ट नहीं है। ना तो वो पैसे लगाता है, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर पैसे भी लगाता है, पैसे लेके भी जाता है, प्रॉफिट भी लेके जाता है। पर नॉमिनल पार्टनर ना तो पैसे लगाता है, ना शेयरिंग लेता है। ठीक है, ना ही बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है। पर फिर भी क्योंकि उसने अपने आप को पार्टनर बोला, लाइबिलिटी तो उसे बियर करनी ही पड़े। ठीक है, तो इन दोनों में अगर हम डिफरेंस बोले, मैम स्लीपिंग और नॉमिनल में क्या डिफरेंस है? स्लीपिंग पैसे देता है, स्लीपिंग प्रॉफिट लेता है, लाइबिलिटी भी लेता है। पर नॉमिनल ना तो पैसे देता है, ना प्रॉफिट लेता है, सिर्फ लाइबिलिटी लेता है। ठीक है, आगे पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली, ये कैसा पार्टनर हुआ? सिर्फ प्रॉफिट लेने आता है और कोई काम नहीं है उसको हमारे साथ। अभी पॉइंट जो बच्चे ऊपर पढ़े थे प्रॉफिट शेयरिंग में, कि वो लोन देता है तो प्रॉफिट लेता है, गुडविल उसने, गुडविल का सेलर है, प्रॉफिट लेता है, डिसीज्ड की विडो है, सन है, प्रॉफिट लेता है, रिटायरिंग पार्टनर है, प्रॉफिट लेता है। ठीक है, वही वाले बंदे जो सिर्फ प्रॉफिट लेने आते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या वो पैसे देंगे? नहीं देंगे। अगर हम बात करें कैपिटल देता है मैम? नहीं, नहीं देता। ठीक है, अगर हम कहें लोसिस देता है मैम? लोसिस लेता है? नहीं लेता। नाम ही देखो, नाम क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट्स ओनली। लोसिस नहीं लेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट लेगा। ठीक है, तो वो सिर्फ, इसका मतलब मैम ये अलग से हमें डीड में उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा कि ये बंदा सिर्फ प्रॉफिट लेने आ रहा है। ठीक है, तो उसके बदले में उसे हमें कुछ दिया होगा, हो सकता है कैपिटल नहीं दी, लोन दिया है, हो सकता है कैपिटल ले गया, रिटायरिंग पार्टनर है, कैपिटल ले गया, पर कभी तो कैपिटल दी थी, इसलिए अभी वह उस पर शेयरिंग लेता जा रहा है, अपनी कैपिटल ले गया वापस, वो स्टिल शेयरिंग लेता जा रहा है। ज्यादातर क्या होता है, रिटायरिंग पार्टनर अपनी कैपिटल छोड़ देते हैं, वो लेके नहीं जाते फर्म में से, वो कहते हैं मेरी कैपिटल रखो अपने पास, उस पर प्रॉफिट शेयरिंग देते रहना। ठीक है, तो ये चांस होते हैं कि एक रिटायरिंग पार्टनर अपनी कैपिटल ना लेके जाए, कंपल्सरी नहीं है कि उसको देनी देनी है। आगे बच्चे सब पार्टनर। सब पार्टनर याद है ना, पार्टनर का पार्टनर। पार्टनर ने
अपना आगे एक और पार्टनर बनाया, जैसे कि एक पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें 2 लोग हैं, 50-50 की पार्टनरशिप। इस बंदे ने अपने साथ एक और पर्सन को, उसने कहा जो मेरा शेयर आएगा ना उसको हम आपस में 50-50 कर लेंगे। तो उसने अपने शेयर के लिए आगे एक पार्टनरशिप रख ली। जैसे उसका जो 50% शेयर है वो उसमें से कह रहा है आधा आप रख लो आधा मैं रख लूं, तो उसका वो आगे सब पार्टनर, क्या इसका वो पार्टनर है? नहीं है, सिर्फ वो ए का सब पार्टनर है। ठीक है, तो सब पार्टनर क्या होता है? जो सिर्फ उस पार्टनर से जुड़ा हुआ है, फॉर्म से नहीं जुड़ा हुआ। हम ये नहीं कह सकते वो हमारी फॉर्म का पार्टनर बन गया, नो, वो उस पार्टनर का पार्टनर है। ही कैन नॉट रिप्रेजेंट अ फॉर्म। जैसे होता है ना कि वो कहीं पे जाके कहेगा मैं उस फॉर्म का पार्टनर हूं, ये बोलेगा तो वो गलत बोल रहा है। ठीक है, वो कौन सा पार्टनर बन जाएगा फिर? होल्डिंग आउट वाला। याद है नहीं ये वर्ड? चलो आगे समझाना ही है। वो नहीं रिप्रेजेंट कर सकता मैं पार्टनर हूं, वो नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, वो उसके पार्टनर का आगे पार्टनर है। ठीक है, पर ही हैज नो राइट। नो राइट कब पिक्चर में आता है? जैसे मान लो प्रॉपर्टी सेल की, क्या ये भी पैसे मांगने आ जाएगा? नहीं, पैसे इन्हीं दोनों बंदों को मिलेंगे। ठीक है, इसकी मर्जी है इसने अपने पैसे उसे देने हैं या नहीं देने, पर उसका फॉर्म से पैसे मांगने का कोई राइट नहीं है। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी भी नहीं, अगर कोई केस हुआ जो मेन वाला पार्टनर है वही भुगतेगा, उसके सब पार्टनर का पे वो केस ट्रांसफर नहीं हो सकता, ना वो लायबल है ना उसका कोई राइट है। ठीक है, आगे बच्चे पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट और बाय स्टॉपर। अगेन वो बंदा जो थोड़ा चालाक बंदा कहता है लोगों को कि मैं इनका पार्टनर हूं, है नहीं है वो असल में। तो ऐसा पार्टनर हु इज नॉट अ रियल पार्टनर बट पोजेज एज, खुद को कहता है जी मैं पार्टनर हूं इनका। अब बन तो गया लोगों के सामने पार्टनर, तो हमने क्या पढ़ा था कि वो अब मुकर नहीं पाएगा, उसको अब चुप करके बैठना पड़ेगा, ये कहना ही पड़ेगा हाँ ठीक है। अब ये मुकरने वाली बात क्यों पिक्चर में आती है? उसने आपका नाम लेके कोई काम लिया, जैसे मान लो एक दुकान है, वहां पे स्टिचिंग का काम होता है, कपड़े सिले जाते हैं। ठीक है, वहां का एक एम्प्लॉई है, एक मास्टर है, बहुत अच्छे कपड़े सीता है। ठीक है, पर पार्टनर नहीं है उनका। कोई कस्टमर आया, उसने कह दिया मैं इनका पार्टनर हूं। अब वो कस्टमर उसके कारण ऑर्डर दे गया। अब कस्टमर को कहीं से ये पता लग जाए ना इसने झूठ बोला है, तो कस्टमर क्या करेगा? ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। इसीलिए उस ऑर्डर को बचाने के लिए कि कंपनी फॉर्म का बिजनेस खराब ना हो, तो ये कहा जाता है कि अब ये बंदा उस कस्टमर के सामने जाहिर नहीं होने देगा कि ये पार्टनर है। ठीक है, चाहे उसने बोल के कहा हो चाहे राइटिंग में कहा हो, माना जाएगा कि उसने कह दिया मैं पार्टनर। ठीक है, सो द अदर पार्टी, वो जो कस्टमर है, उसने उससे विश्वास करके फॉर्म को कोई काम दे दिया। अब वो एक बार वन ही पोजेस हिमसेल्फ एज पार्टनर, एक बार पार्टनर बन गया, हालांकि वो पार्टनर है नहीं। ही इज स्टॉप फ्रॉम सेइंग दैट ही इज नॉट पार्टनर। ये क्यों रोका जा रहा है? ताकि उसकी वजह से काम खराब ना हो जाए, ये कस्टमर ना भाग जाए हमारे। ठीक है, तो उसे बोला जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और बाय स्टॉपर, क्योंकि हम उसे रोक रहे हैं ना अब आगे बताने के लिए, तो इसलिए वर्ड यूज हुआ है स्टॉपर। ठीक है, आगे बच्चे अगला पॉइंट क्या था? इनकमिंग पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर आता है पहले से बनी हुई फॉर्म में, तो कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है? एग्जिस्टिंग फॉर्म। एग्जिस्टिंग फॉर्म वर्ड जरूर लिखना कि एग्जिस्टिंग फॉर्म में नया पार्टनर आया। आउटगोइंग पार्टनर होता है एग्जिस्टिंग फॉर्म में से कोई पार्टनर बाहर चला गया। ठीक है, आगे बच्चे क्लासेस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने तरह की होती है? 2 तरह की। पहली पर्टिकुलर, दूसरी पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर का मतलब उसका एक पर्पस है या एक टाइम पीरियड। अगर वो काम पूरा हो गया पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, या अगर 1 साल के लिए बनी है 2 साल के लिए बनी है वो टाइम पूरा हो गया तो पार्टनरशिप खत्म। ठीक है, तो ये पार्टनर्स की मर्जी पे भी डिपेंड करता है, चाहे काम पूरा हो गया, अगर नहीं बंद करनी ना कर, ये ध्यान रखना, कोई कंपलसरी नहीं है बंद ही करनी है। ठीक है, आगे पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब अपनी मर्जी से शुरू की है, मर्जी से खत्म करें। विल का मतलब मर्जी, उनकी मर्जी है जी। जहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट में ना कोई एक्सपायरी डेट लिखे ना कोई काम लिखे, तो हम कहेंगे हम पार्टनरशिप एट विल है। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल में अब मैम फॉर्म खत्म कैसे होगी? फॉर्म एक ही है हालत में खत्म होती है, किसी एक पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, बाकी पार्टनर्स को नोटिस देना पड़ता है कि हाँ फॉर्म बंद कर दो। फिर उस पर चर्चा होती है, डिसाइड किया जाता है, फिर फॉर्म को बंद किया जाता है। ठीक है, फिर उस नोटिस में वो साथ में ये भी बताएगा कब बंद करनी है।
अगर उसने वो डेट दी है उस दिन से बंद हो जाएगी, अगर नहीं दी है तो जो डिसाइड किया जाएगा उस डेट से बंद हो जाएगी। ठीक है, आगे बच्चे रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म। रजिस्ट्रेशन के बारे में ये बात याद है ना कि रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, पर अगर ले लोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे, कुछ नुकसानों से बच जाओगे अगर रजिस्ट्रेशन करवा लोगे। रजिस्ट्रेशन किसके पास करवानी होती है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। ये फर्म का एक रजिस्टर होता है हर स्टेट का, जैसे पंजाब का अलग है, पंजाब में, लुधियाना में अलग है, चंडीगढ़ में है, ऐसे ही इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रजिस्ट्रार है, सरकारी बंदा है। उसके पास अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है और उसको कहना पड़ता है हमारा नाम लिख लो। ठीक है, तो वो होता है कि रजिस्ट्रार के पास अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना, वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, कोई पेनल्टी भी नहीं है कि अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाई ना, ये नहीं कि आपको इतना का फाइन लग जाएगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जब मन करे, पहले स्टार्ट किया अब करवा लो, 5 साल हो चुके काम करते हुए अब करवा लो। ठीक है, 10-12 साल हो चुके, अब मन कर रहा है रजिस्ट्रेशन करवाने को, अब करवा लो। तो चाहे बिगिनिंग में करवा लो, चाहे काम चलते चलते में करवा लो, कंटिन्यूस हो बिजनेस में करवा लो, अलाउड है। ठीक है, अब करवानी कैसे है, हाउ टू डू। सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना है, उस फॉर्म में जो जो डिटेल लिखी गई है वो भर के देना आपको। फॉर्म वो स्टेट का अलग अलग तरह से होता है। उसके बाद में फिर भी किसी भी तरह का फॉर्म हो, उसमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो होती होती है, जैसे वो पूछेंगे आपके फॉर्म का नाम क्या है। जैसे आप कहीं पे जाते हो तो वो कहते हैं ना अपना आधार कार्ड दो। आधार कार्ड क्यों देखते हैं? आपका नाम देखने के लिए, आपका फादर नेम देखने के लिए, आपका एड्रेस देखने के लिए। ऐसे ही वो फॉर्म से पूछेंगे अपना नाम बताओ, आप कहाँ फॉर्म बनाई है, जगह बताओ, तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल प्लेस। अगर कोई और जगह है, जैसे एक फॉर्म होते हैं ना पूरे इंडिया में जगह जगह पे अपना काम खोला हो, सभी जगहों का नाम बताओ जहां भी काम करे, कब पार्टनर आए थे, कब से स्टार्ट हुआ, सब पार्टनर्स के नाम बताओ, सब पार्टनर्स के पर्सनल एड्रेस। फॉर्म अगर पर्टिकुलर है, कितने टाइम के लिए बनाई गई है वो टाइम लिखो। तो इसका मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल जाएगी? डीड से। तो एक काम करो, अपनी डीड पकड़ा दो साथ में जाके, ज्यादातर होता ही है। फॉर्म भरो, साथ में अपनी पार्टनरशिप डीड दे। गेट द सेटलमेंट ऑफ ड्यूली वेरीफाइड। ये जितने भी ये फॉर्म हमें मिला है उस पे सारे पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर साइन करेंगे। साइन करने के बाद ये रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, फीस देंगे, जो भी उसकी फीस है, और उससे क्या ले लेंगे? सर्टिफिकेट लेंगे। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास कि हम रजिस्टर हो चुके हैं। अब रजिस्ट्रेशन किस दिन से मानी जाएगी? ठीक है, जब भी बच्चे जिस दिन हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, फुल फ्लैश डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद उस सबमिशन की डेट से आपकी रजिस्ट्रेशन होती। जिस दिन उसने ऑर्डर पास किया उस दिन से नहीं। जैसे मान लो सर्टिफिकेट पे डेट लिखी है 2 अक्टूबर, आज हमें सर्टिफिकेट मिला, फिर वो नीचे लिख देंगे, एक वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से बनी है। ठीक है, तो वो होती है डॉक्यूमेंट की डेट, जिस दिन डॉक्यूमेंट दे के आए रजिस्ट्रार को। तो ये ध्यान रखना डेट कौन सी होती है। आगे कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। मैम नहीं करानी रजिस्ट्रेशन, नहीं मानना है किसी का, तो क्या भुगतना पड़ेगा? पहली बात, पहला पॉइंट सबसे खतरनाक पॉइंट है, किसी पे केस नहीं कर सकते, किसी पे क्या अपनों पे भी केस नहीं कर सकते। अब फॉर्म के अपने कौन है? उसके खुद के पार्टनर। फॉर्म खुद किसी पार्टनर का मन है फॉर्म पे केस करने का, मतलब फॉर्म ने उसकी प्रॉफिट शेयरिंग अच्छे से नहीं दी, फॉर्म उसे धोखा दे रही है, या कुछ भी चल रहा है, कोई पार्टनर अच्छे से काम नहीं कर रहा, उनका मन है उनपे केस करने का, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट मांगेगा सर्टिफिकेट लेके आओ, सर्टिफिकेट तो है नहीं जी हमारे पास, कोर्ट में कंपलसरी है फॉर्म के नाम पे केस करना है जी, फॉर्म का सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, केस नहीं कर पाओगे। किस पे नहीं कर पाओगे? फॉर्म पे, या फिर दूसरे पार्टनर्स पे केस नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे फॉर्म बी, किसी थर्ड पार्टी पे केस पे नहीं कर पाएगी। मान लो किसी से आपने पैसे लेने हैं, पैसे छोड़ने पड़ेंगे, उसे तरले करके मांगने पड़ेंगे, कोई केस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो। ठीक है, अगर मान लो किसी के साथ आपने अपना कोई लोन सेट ऑफ करना है, सेट ऑफ का मतलब छोड़ना है, उसे कहना है हमने तेरे इतने पैसे देने हैं, तूने हमारे इतने देने, चल भाई सेट ऑफ कर दे, नहीं हो पाएगा। डेट्स को सेट ऑफ करना है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्योंकि सेट ऑफ भी, ये वैसे तो लोग आम जिंदगी में ऐसे ही कर लेते हैं, पर नॉर्मल बिजनेस लैंग्वेज में माना जाता है कि सेट ऑफ होता है कोर्ट में। कोर्ट में आप जा नहीं पाओगे तो सेट ऑफ होगा नहीं। ठीक है, तो 3 नुकसान है कि जो अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, ये 3 नुकसान होगा। पहला नुकसान क्या है? फॉर्म पे केस नहीं कर सकता पार्टनर, पार्टनर एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते।
दूसरा नुकसान क्या है, फर्म किसी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकती। तीसरा नुकसान है कि आप कोई सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। आगे, फॉलोइंग आर नॉट द डिसेबिलिटी, ये नहीं होगा आपको, नहीं करवाई ना अगर फॉर्म रजिस्टर, तब भी ये तो एंजॉय करोगे। क्या एंजॉय करोगे, पहला पॉइंट एंजॉयमेंट वाला नहीं, मुसीबत वाला है। आप तो थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते, पर थर्ड पार्टी आप पे केस कर सकती है, फंस गए। ठीक है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, तू मेरे पे कैसे केस करा, वो कर सकता है आप पे केस। ठीक है, तो थर्ड पार्टी आप पे केस कर सकती है, ये तो नुकसान वाली बात है। ठीक है, अगर आपने अनरजिस्टर्ड फॉर्म के आप पार्टनर, ठीक है, आप ये 3 चीजों के लिए केस कर सकते हो। नॉर्मली हमने कहा आप केस नहीं कर सकते सिर्फ इन 3 चीजों के लिए। क्या, फॉर्म बंद करानी है, कर दो केस। अब जो फॉर्म बंद करने की कगार में, उसमें कौन पूछेगा बनी या नहीं बनी, ठीक है कर दो बंद, हमें तो पहले ही नहीं पता था कि बनी है या नहीं बनी है, रजिस्टर ही नहीं कराई, तो कर दो बंद। उसकी सेटलमेंट करनी है, कर दो बंद। कोई भी सेटलमेंट के टाइम पे आपने प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है, वो भी अलाउड है, तो सेटलमेंट के टाइम का काम अलाउड है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी एक्ट्स में राइट मिलते हैं, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा चैप्टर 1, उसमें किसी को भी राइट है तो वो इसको भी मिलेगा। हम इससे ये नहीं कह सकते तू अनरजिस्टर्ड है जाओ, तू नहीं केस कर सकता, वो कर सकता है। हाँ, पार्टनरशिप एक्ट में केस नहीं कर सकता, बाकी एक्ट्स में कर सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस कर पाएगा, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये ओके। चलो अगला पॉइंट तो सबका फेवरेट ही है मैम, बहुत ही सिंपल सा है, माइनर। वैसे तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं पार्टनर बन ही नहीं सकता है, बना लिया ना मुसीबत डाल ली अपने सर, लाइबिलिटी दे नहीं पाओगे, कुछ मांगना है उससे मांग नहीं पाओगे, सिर्फ प्रॉफिट लेने आएगा। लॉस देने का बनना है, दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि लॉ में लिखा है कि माइनर को अगर पार्टनर बनाना है ना, सिर्फ बेनिफिट के लिए बनाओ, और कुछ नहीं कर सकते हो आप माइनर के साथ। तो माइनर के राइट्स एंड लाइबिलिटीज पढ़ लेते हैं। पहले राइट की अगर बात करें, तो जो माइनर पार्टनर है उसको प्रॉफिट का शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉपर्टी बिकेगी उसमें से भी शेयर मिलेगा। वो जब भी चाहे जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, कहेगा मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, मैंने चेक करना है, अलाउड है उसे चेक करना। वो जब चाहे केस कर सकता है दूसरे पार्टनर्स पे, अगर उसकी कोई भी पेमेंट पेंडिंग, तो वो कहेगा मैं आप पे केस कर सकता हूँ। ठीक है, वो जब मेजर बन जाएगा तब उसके पास 6 महीने का टाइम होगा कि वो अब नॉर्मल पार्टनर बन जाए, क्योंकि वो कौन सा पार्टनर है, बेनिफिट वाला पार्टनर। मेजोरिटी होते ही जैसे ही वो 18 साल से ऊपर हो गया, उसके पास 6 महीने का टाइम है इस बेनिफिशियल से नॉर्मल पार्टनर बनने का, ये भी उसका हक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हक बनता है, पहला प्रॉफिट शेयरिंग लेगा, दूसरा को बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगा, तीसरा पार्टनर्स पे केस कर सकता है, चौथा वो मेजर होने के बाद एक नॉर्मल पार्टनर बन सकता है। ठीक है, आगे लाइबिलिटीज क्या होगी, लाइबिलिटीज पहले है माइनर, एज अ माइनर उसकी क्या लाइबिलिटी है, फिर अब मेजर हो गया, अब तो सोचें कि कुछ अलग होगी लाइबिलिटी। पहले बात करते हैं, अगर वो माइनर ही है, 18 साल से छोटा है, तो पार्टनरशिप में एक एक पॉइंट है कि हर पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी होती है, कि पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अराइज हुई, पार्टनर के पर्सनल एसेट्स भी बिकेंगे, पर उन पर्सनल एसेट्स की लिस्ट में माइनर नहीं आता, माइनर के कोई पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेंगे, माइनर हैज नो पर्सनल लाइबिलिटी। ठीक है, जब तक वो माइनर है तब तक। अगर उससे कुछ लेना भी है, सिर्फ कितना ले सकते हो, जितना उसका प्रॉफिट, प्रॉफिट में जितनी उसकी शेयरिंग बनती थी ना, बस वो लो, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं ले सकते आप उसके पास। हाँ बच्चे, वो निकल सकता है, ही कैन, तभी तो उसका राइट बोला गया इसे, कि उसके पास राइट है कि वो पार्टनर नॉर्मल वाला बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, वो निकलना चाहे तो वो निकल भी सकता है। ठीक है, आगे बच्चे, माइनर की लाइबिलिटी उतनी ही होगी जितनी उसकी प्रॉफिट शेयरिंग है, उतनी ही होगी जितना उसका प्रॉफिट में प्रॉपर्टी में शेयर बनता है। ठीक है, आगे बच्चे, ये हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो आगे आने हैं, वहां पे समझाऊंगी। माइनर को कभी भी आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अगर फॉर्म सारी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगी, मान लो एबीसी एंड कंपनी है, एबीसी एंड कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देखी, लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, एसेट है ही नहीं, बहुत बुरा हाल है एसेट्स का, तो किसी ने केस किया, कोर्ट ने उसे
दिवालिया घोषित कर दिया कि इस बंदे के पास, इस कंपनी की, इस फर्म के पास पैसे नहीं है। अब फर्म के पास जब पैसे नहीं माने जाते तो ये भी माना जाता है उसके पार्टनर्स के पास पैसे भी नहीं है। जब हम सबको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने लगते हैं तो हम माइनर को इंसॉल्वेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इंसॉल्वेंसी की लिस्ट में माइनर का नाम नहीं आता, बाकी सब इंसॉल्वेंट हो जाते हैं पर माइनर नहीं होता। अब आते हैं माइनर हो गया बड़ा, 18 साल से ऊपर चला गया, मेजर हो गया, तो अब उसके पास ऑप्शन है, उसने पार्टनर बनना है या नहीं बनना है, ठीक है। अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो अब तो वो नॉर्मल वाला पार्टनर बन गया, अपनी पर्सनल एबिलिटी भी बियर करनी पड़ेगी, ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए लाइबल भी रहेगा। बाकी उसकी कितनी प्रॉफिट शेयरिंग होगी ये डिसाइड कर सकते हो सकता है पहले वो 25% लेता था, अब आप चाहते हो 35% देना, दे दो, कम देना है उतना दे दो, तो जिसपे भी वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो कि उसने ये चूज किया मैं नहीं पार्टनर बनना चाहता, या बाकी पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि इसको अब पार्टनर नहीं बनाना है, ठीक है, तब भी बच्चे उसे हम ऐसे मानेंगे कि उसे देना पड़ेगा पब्लिक नोटिस। जिस दिन वो पब्लिक नोटिस देगा कि आज से मैं इस फॉर्म का पार्टनर नहीं, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते अब तो मेजर हो गया लाइबिलिटी ले, नहीं लेगा, वो माइनर बन के रिटायर हुआ है, वो मेजर बना ही नहीं आपकी फॉर्म में, उसने तो लिए ही नहीं मेजोरिटी वाले राइट, वो तो माइनर ही था, माइनर होके ही आपकी फॉर्म में से रिटायर हो गया, ठीक है, तो उसे ऐसे ही माना जाएगा जैसे माइनर था, उसको कोई लाइबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेट पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है कि माइनर निकल गया, माइनर कहता मैंने नहीं पार्टनर बना।